नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आप लोगों के कई दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि सर राजस्थान जीके की क्लास क्यों बंद कर रखी है। तो 19 क्लासें हम पहले पढ़ चुके थे। आज हमारी क्लास नंबर 20 है साथियों, जो कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से ये आपके लिए वीडियो बनाई गई है। साथ ही आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। अब हम कक्षा 6 से 10 नहीं, कक्षा 6 से 12 की किताबों की जीके हम पढ़ने वाले हैं। सभी को पता होगा सेकंड ग्रेड की आपकी विज्ञप्ति आ चुकी है। थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर है जो उसमें भी राजस्थान जी के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। साथ ही फर्स्ट ग्रेड और रीट 2022 इन सभी शिक्षक भर्तियों के लिए ये जो राजस्थान जीके की ये जो क्लासेस चलाई जा रही है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वो रहेगा राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाएं। पेयजल परियोजनाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ने वाले हो। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो राजस्थान जीके की क्लास है आपके बंद कर रखी थी, इसका मेन रीज़न है मेरे के अभी बीएड के पेपर चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं क्लासेस नहीं डाल पा रहा था। लेकिन फिर भी बीच में ही टाइम निकाल कर जैसे तैसे आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ साथियों। और कल भी राजस्थान जीके की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अब आप ये सोच लीजिए कि पेपर में भी आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, फिर भी आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है जिसको आपको निभाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं की बात करने वाले हैं। तो देखो, जल के वह स्रोत जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो जल संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल संसाधन का मतलब सीधा सा ये है, अगर जल हमारे लिए उपयोगी है तो ही जल संसाधन कहलाएगा। अगर उपयोगी नहीं है, जैसे अभी समुद्रों में बहुत ज़्यादा पानी है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो साथियों उसको हम जल संसाधन नहीं कहेंगे। जिसका हम मानव जीवन में उपयोग करते हैं, उस जिस जल का, जिस पानी का, उसको ही जल संसाधन कहा जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, किंतु सतही जल की उपलब्धता संपूर्ण भारत का मात्र 1.16% ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों कि संपूर्ण भारत का जल की उपलब्धता की दृष्टि से संपूर्ण भारत का राजस्थान में कितना प्रतिशत जल है, तो 1.16%। कितना? 1.16%। जबकि साथियों राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। फिर भी मतलब यहाँ पानी की बहुत कमी है साथियों, पानी कम है यहाँ पर बहुत ही, क्योंकि इसका जो भाग है अरावली पर्वतमाला के इस साइड वाला, ये सारा का सारा रेगिस्तान है जहाँ पर पानी की हमेशा कमी बनी रहती है। तो इसको याद रखिएगा, जल की उपलब्धता संपूर्ण भारत का राजस्थान में कितना है? 1.16%। क्लियर है सभी के ये चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान देश का न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य भी है। जैसे एक प्रश्न पूछ लिया कि भारत का न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो भी आपका उत्तर क्या रहेगा साथियों? राजस्थान। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में। राज्य के अधिकांश जल संसाधन दक्षिणी पूर्वी भाग में उपलब्ध है। देखो, जैसे आपके ये जो राजस्थान है साथियों, राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, ये वाली जगह, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी, यहाँ तक की जो जगह है साथियों, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जिले इसमें आ जाते हैं प्रमुख रूप से। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जल पाया जाता है। ज्यादातर जल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है साथियों। देश का 51% फ्लोराइड तथा 42% लवणता प्रभावित क्षेत्र राजस्थान में ही है साथियों। हर एक जगह से प्रश्न बन रहा है। जैसे यहाँ 3 प्रश्न कैसे बने कि देश का न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर रहेगा राजस्थान। राज्य में अधिकांश जल संसाधन किस तरफ है, तो दक्षिणी पूर्वी भाग में है। देश का 51% फ्लोराइड है राजस्थान में और 42% लवणता मतलब जिसमें खारापन हो। यहाँ का पानी ज्यादातर खारा है साथियों, ठीक है, क्योंकि रेगिस्तान में जो इलाके हैं वहां पर ज्यादातर खारा पानी मिलेगा आपको। और 51% फ्लोराइड, देश का 51% फ्लोराइड भी राजस्थान में है साथियों, राजस्थान के पानी में है। फ्लोराइड की अधिकता की वजह से पानी अशुद्ध हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान के जल संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। जल संसाधन की अगर हम बात करें राजस्थान में, तो किस किस प्रकार से हमें जल की पूर्ति या प्राप्ति होती है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपके सतही जल संसाधन है और दूसरा आपके भूमिगत जल संसाधन है। सतही का मतलब क्या हुआ? जो ऊपर से है, ठीक है, जो पृथ्वी के ऊपर भरा हुआ है, ठीक है, जो धरती के ऊपर भरा हुआ है वो सतही जल संसाधन है। और भूमिगत मतलब जो धरती के अंदर से निकाल करके जिसका हम उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? भूमिगत जल संसाधन कहेंगे साथियों।
तो पहले हम सतही जल संसाधन का वर्णन करने वाले हैं, उसके बाद में भूमिगत जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा साथियों। तो हम देखेंगे पहले सतही जल संसाधन क्या होता है। देखो, जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, जो तालाब है, ये प्रमुख सतही जल संसाधन के उदाहरण हैं। और ये स्रोत कैसे है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब जो अपने आप है साथियों, ठीक है। यहाँ पर किंतु इनमें से नहरें निकालकर इनके जल का व्यापक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कई जगह डैम बना करके भी यहाँ पर हम उसमें से नहरें निकाल दी जाती है, और जहाँ पर पानी की कमी है उन क्षेत्रों में इन नहरों को पहुँचाया जाता है ताकि वहाँ सिंचाई वगैरह पेयजल की पूर्ति हो सके। चंबल, बनास, लूनी, माही, बाणगंगा, बेड़च, गंभीरी, सूकड़ी, काली सिंध, परवन, मेज, ये जो सभी है ये सभी नदियों के नाम है। ये आदि राजस्थान की ये प्रमुख नदियां हैं साथियों। नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगर आप वापस नदियों के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप पिछली क्लासें देख सकते हो। आगे अगर हम बात करें इन नदियों में उपलब्ध जल लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी, इसके लिए कल नहीं जल। इन नदियों में उपलब्ध जल का प्रयोग सीधे नदियों से तथा इन पर बनाए गए बांधों से निकाली गई नहरों के माध्यम से किया जाता है। या तो हम नदी से ही डायरेक्टली सिंचाई वगैरह कर लेते हैं, पेयजल का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर इन नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं उन बांधों से नहरें निकाली जाती है और वो नहरें अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाई जाती है ताकि पानी का समुचित उपयोग हो सके और वहां पर पेयजल वगैरह की सिंचाई करने के लिए पानी की इनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। नोट करके लिखा है, विशेष तौर पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है साथियों। डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं यहाँ से। नदियों को जोड़ने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने का कार्य सबसे पहले किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा किया गया? तो राजस्थान राज्य के द्वारा ही किया गया है साथियों। झीलें भी राजस्थान में जलापूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है। राज्य में खारे पानी व मीठे पानी की झीलें मौजूद है। अब देखो, खारे पानी की जो झीलें हैं उनसे तो नमक वगैरह बनाने का काम किया जाता है, उस जल का उपयोग पेयजल के लिए नहीं किया जाता है साथियों। जो मीठे पानी की झीलें हैं उसका प्रयोग हम पेयजल के लिए करते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में जो झीलें हैं, झीलें हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो फिर भी कुछ झीलों को देख लेते हैं। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है? जैसे जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, ये झीलें कहाँ है साथियों? उदयपुर जिले में है। राजसमंद झील राजसमंद जिले में है। आना सागर और पुष्कर झील अजमेर जिले में है। सिलीसेठ झील अलवर में है। कोलायत झील बीकानेर में है। नवलखा झील बूंदी में है। गेप सागर झील डूंगरपुर में है। कायलाना झील, बालसमंद झील, ये दोनों ही जोधपुर में है। बंदबारेटा झील भरतपुर में है। रामगढ़ झील जयपुर में है। नक्की झील माउंट आबू जो कहाँ पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है साथियों। ये प्रमुख झीलें हैं। किसकी है ये? मीठे पानी की झीलें हैं, जिसका उपयोग पेयजल के लिए भी किया जाता है और सिंचाई के लिए भी किया जाता है। तो आपको पहली चीज तो अगर झीलें नहीं पड़ी है तो झीलें भी हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीज याद होना चाहिए। जैसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई जयसमंद झील कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा उदयपुर में। पिछोला झील कहाँ है? आपका उत्तर होगा उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। आना सागर कहाँ है? अजमेर में। कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में। गेप सागर कहाँ है? डूंगरपुर में। सिलीसेठ कहाँ है? अलवर में। कायलाना और बालसमंद ये कहाँ है? जोधपुर में। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू में। सबसे ऊंचाई पर स्थित नक्की झील है साथियों। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे, तालाब भी सतही जल का अच्छा स्रोत है। राजस्थान में लगभग 400 बड़े तालाब है। देखो, तालाब के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तालाब, झील, नदियाँ, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं साथियों। अब यहाँ पर हम परियोजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिंचाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरा प्रकार जो इसका आता है वो आता है भूजल संसाधन या भूमिगत जल संसाधन, जिसका प्रयोग हम जमीन में से अंदर, ठीक है, जमीन में से अंदर से हम जल जो प्राप्त करते हैं वो कहलाता है हमारा भूमिगत जल संसाधन। दूसरा प्रकार है ये, ठीक है। एक देखो, पहला प्रकार हमने पढ़ लिया है, दूसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में कुएं एवं नलकूप से कुल सिंचित क्षेत्र का 70% भाग सिंचित होता है। राज्य की 70% पेयजल स्रोतों का आधार भी भूजल ही है, क्योंकि आपने देखा होगा डायरेक्टली हम नदियों का पानी सिंचाई के लिए तो प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन पेयजल के लिए नहीं कर पाते हैं। देखो, जो झीलें वगैरह है तो कई सारी राजस्थान में जो झीलें मीठे पानी की तो है, लेकिन बहुत ज्यादा झीलें यहाँ खारे पानी की भी है, जिसका प्रयोग हम पीने वगैरह के लिए नहीं कर सकते साथियों। तो हम यहाँ पर
पर क्या किया जाता है, जो भूमि के अंदर का जैसे ट्यूबवेल वगैरह लगा ली साथियों, कुएं वगैरह खोदकर उनसे सिंचाई और पेयजल का प्रयोग किया जाता है उस पानी से। और जो सिंचित क्षेत्र है राजस्थान में जो सिंचित क्षेत्र है उसका 70% भाग जो कुएं खोदकर और जो नलकूप वगैरह लगाकर प्राप्त किया जाता है साथियों। राज्य की 70% जो पेयजल स्रोत है, पीने का जो पानी है वो भी भूजल ही है, मतलब भूमिगत जल ही है। हेडपंप वगैरह लगवाकर, ट्यूबवेल लगवाकर, कुएं खोदकर हम पेयजल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिंचाई की, कि सिंचाई क्या होती है, किस किस प्रकार से कितने कितने प्रतिशत सिंचाई कहाँ कहाँ अधिकतर की जाती है, कहाँ न्यूनतम की जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो देखो सिंचाई के बारे में हम बात करेंगे। सिंचाई वर्षा के अभाव में कृषि भूमि को कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करना सिंचाई कहलाता है। देखो जैसे पानी वगैरह की कमी है, वर्षा नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, खेतों में पानी निकालते हैं साथियों, जिसको ही क्या कहा जाएगा, कृत्रिम तरीके से जो खेतों में पानी निकालते हैं सिंचाई कहलाएगा। सिंचाई के बारे में तो नॉर्मली खैर आप सभी जानते हो। नोट करके लिख रखा है, राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग श्रीगंगानगर में है, जबकि राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे कम भाग राजसमंद में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे पूछ लिया डायरेक्टली आपके एग्जाम में कि राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग कौन से जिले में है, तो श्रीगंगानगर में। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे कम भाग कौन से जिले में है, तो राजसमंद में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, इनको विशेष तौर पे याद रखिएगा। जैसे सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है, श्रीगंगानगर में की जाती है। सबसे कम सिंचाई कहाँ की जाती है, सिंचित क्षेत्र का सबसे कम भाग कहाँ है, तो राजसमंद में है। इनको वेरी इंपोर्टेंट करके याद कर लेना साथियों। चलिए आगे हम बात करेंगे अब राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों की। कौन कौन से सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुएं व नलकूप। कुएं व नलकूप मतलब कुएं खोदकर और ट्यूबवेल लगाकर जो हम पानी निकालते हैं अंदर से, धरती से, पृथ्वी से साथियों, भूमि से, तो उससे किस प्रकार कितनी मात्रा में सिंचाई की जाती है, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राज्य का ये सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है, कौन सा, कुएं और नलकूप। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का 66% भाग में कुओं व नलकूपों से ही सिंचाई की जाती है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जो 66% भाग है राजस्थान का, 66%, इसमें सिंचाई कुएं और नलकूपों से की जाती है साथियों। देखो डायरेक्टली प्रश्न क्या बना, पहला प्रश्न बना कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है नहरें, कुएं व नलकूप, नदियां। इस प्रकार से आपके लिए ऑप्शन आ गए, तो आपको क्या करना, कुएं व नलकूप। एक प्रश्न बन गया कि राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का कुओं व नलकूपों से जो सिंचाई होती है उसका भाग कितना है, तो है आपके 66%। इस साधन से सबसे अधिक सिंचाई जयपुर व अलवर में होती है साथियों। कहाँ पर, जयपुर व अलवर में सर्वाधिक कुएं व नलकूपों से सिंचाई होती है। और नोट करके लिखा है, जैसलमेर का जो चांदन नलकूप है, इसमें मीठे पानी की उपलब्धता के कारण यह स्थान थार का घड़ा कहलाता है। देखो कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ रहे हो साथियों, बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें हैं, प्रमाणिक पुस्तकों से आप पढ़ रहे हो। तो देखो जैसलमेर, जहाँ की संपूर्ण रूप से रेगिस्तानी इलाका है, जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, और जैसलमेर जिले में पूर्णतः मरुस्थल है साथियों। क्या है, पूर्णतः मरुस्थल है जैसलमेर में। ये इधर आपके जैसलमेर पड़ता है, यहाँ पर राजस्थान में। अब यहाँ पर एक स्थान पड़ता है चांदन नलकूप। क्या पड़ता है, चांदन नलकूप जिसको कहते हैं साथियों। यहाँ पर अधिकतर खारा पानी मिलेगा, लेकिन इस चांदन नलकूप में मीठा पानी मिलता है, जिसका उपयोग आप पेयजल के लिए कर सकते हो। इसीलिए चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। तो प्रश्न क्या क्या बना, थार का घड़ा किसे कहते हैं, चांदन नलकूप को कहा जाता है। थार का घड़ा कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में है साथियों। और एक और यहाँ पर प्रश्न क्या बना कि कुएं व नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिलों में की जाती है, तो जयपुर और अलवर जिलों में कुएं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, आप इसकी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, वहां से प्राप्त कर सकते हो। देखो अब हम बात करेंगे नहरों की। तो राज्य के 33% भाग में सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। नहरी सिंचाई में गंगानगर जिले का प्रथम स्थान है। कौन से जिले का, गंगानगर। सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में नहरों से गंगानगर जिले में होती है। और कुएं व नलकूपों के बाद में
33% भाग है नहरों से सिंचित क्षेत्र का। देखो कुएं व नलकूपों का भाग कितना है, 66% है, और नहरों का भाग कितना है, 33% है। तो 66 और 33 कितने हो गए, 99%। अब आपके सिर्फ 1% जो सिंचाई है वो अन्य साधनों से की जाती है, वो भी हम देखेंगे। तो आपको याद रखना है, इसमें से 2 प्रश्न बन रहे हैं आपके कि राज्य में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना है, कितना प्रतिशत है, तो 33% है। राज्य में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कौन से जिले में होती है, तो गंगानगर जिले में होती है, याद रखिएगा इसको। अब हम बात करेंगे तालाब की। इस साधन से राज्य की 0.7% भाग पर सिंचाई होती है। राज्य के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग में यह सिंचाई का प्रमुख साधन है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग किधर पड़ता है, यह तो आपके दक्षिणी और आपके ये दक्षिणी पूर्वी भाग। तो साथियों जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है, यहाँ पर सर्वाधिक तालाब से सिंचाई होती है, और तालाबों से जो सिंचाई होती है वो टोटल है 0.7%। मतलब 99% तो पहले हो गया था, कुओं व नलकूपों से 66%, नहरों से 33% और तालाब से कितनी 0.7%। तो 0.3% और किससे होती है साथियों, अन्य जो साधन है उसके माध्यम से मात्र 0.3% भाग पर ही सिंचाई होती है। देखो तालाब द्वारा सिंचाई में प्रथम स्थान भीलवाड़ा जिले का तथा द्वितीय स्थान उदयपुर जिले का है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकता है। क्या क्या प्रश्न बना कि राज्य में तालाब से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है, तो 0.7% पर। किस तरफ सर्वाधिक सिंचाई होती है तालाबों से, तो दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भागों में होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो तालाब द्वारा सिंचाई में राज्य में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, भीलवाड़ा है, और दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है, उदयपुर है साथियों। अन्य माध्यमों से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है, 0.3% पर। क्लियर है सभी के ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये मैंने ग्राफ भी लगा दिया, इस प्रकार से आप देख सकते हो। बिल्कुल कक्षा 12वीं की किताब से आप ये राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो 33% है ये तो नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। जो 66% है ये कुओं व नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। जो 0.7% है ये तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है, और अन्य माध्यम से मात्र 0.3% ही सिंचाई होती है। यहाँ पर ये प्रतीक भी लगा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। साथियों प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं का सिर्फ नाम पढ़ेंगे, और उसके बाद में जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चंबल परियोजना, भांगड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, इन परियोजनाओं को हम डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। खाली नाम ही नहीं, डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं साथियों। देखो इन परियोजनाओं का निर्माण क्यों किया गया है, एक तो पेयजल के लिए किया गया है, दूसरी चीज सिंचाई के लिए किया गया है, तीसरी चीज बिजली बनाने के लिए किया गया है। तो अनेक प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है साथियों। हम बात करें सबसे पहले राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या देखने वाले हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। साथियों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगर हम बात करें तो इसे प्रदेश की जीवन रेखा मरुगंगा भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया इंदिरा गांधी नहर परियोजना, देखो यहां से आपके प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये परियोजना यूं मान लो राजस्थान की बहुत ही ज्यादा बड़ी, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध परियोजना है ये। तो देखो डायरेक्टली प्रश्न क्या बना, एक तो प्रदेश की जीवन रेखा किस परियोजना को कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। साथियों पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, किसका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। चित्रों के माध्यम से भी आपको मैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना नीचे बताने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान नहर नाम था इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पहले, बाद में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया। देखो 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था। कब रखा गया था, 2 नवंबर 1984 को। और पहले इसका नाम क्या था, 2 नवंबर 1984 के पहले राजस्थान नहर इसका नाम था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। तो यूं भी पूछ सकता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूर्व नाम क्या था, राजस्थान नहर। राजस्थान नहर का नाम बदलकर कब नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया, 2 नवंबर 1984 को। साथियों इसका उद्गम सतलज व व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध पंजाब के फिरोजपुर से होता है। यूं नहीं कि डायरेक्टली ये जो परियोजना है राजस्थान में ही ये इसका
उद्गम हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसका उद्गम स्थल इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब में किस जगह? फिरोजपुर में। कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? सतलज और व्यास नदी के संगम पर ये स्थित है साथियों। इसका अंतिम स्थान गडरा रोड बाड़मेर है, जिसको जीरो पॉइंट भी कहा जाता है। अंतिम स्थान मतलब जहां पर ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना समाप्त होती है। कौन सा स्थान है? गडरा रोड बाड़मेर। इसको क्या कहा जाता है? जीरो पॉइंट भी इसको कहते हैं साथियों। इसका उद्देश्य क्या है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का? राज्य के पश्चिमी भाग में सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, मत्स्य पालन व अन्य उपयोग हेतु जल उपलब्ध करवाना। क्योंकि पश्चिमी भाग में क्या है? पानी की कमी है, तो वहां पर सिंचाई के लिए इसको चलाया गया, पीने के पानी उपलब्ध हो सके, पशुपालन हो सके, मत्स्य पालन हो सके इत्यादि। इसे बनाने का सुझाव सन 1948 में बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाने का सुझाव किसने दिया? कंवर सेन ने दिया। कब दिया? 1948 में दिया। कहाँ के रहने वाले थे ये? बीकानेर के इंजीनियर थे साथियों ये। अर्थात इस परियोजना के जनक भी किसको कहा जाता है? कंवर सेन को ही कहा जाता है। इन्हें इस नहर को बनाने की प्रेरणा गंग नहर से मिली थी। आपको ये सभी चीजें याद रखनी है कि भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक कौन है? कंवर सेन है। कौन है साथियों? कंवर सेन को इसकी प्रेरणा कब मिली थी? सॉरी, किससे मिली थी? गंग नहर से मिली थी साथियों। इसका सुझाव किसके द्वारा दिया गया? कंवर सेन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1948 में दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के दो भाग है। डायरेक्टली अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला राज फीडर कहलाता है और दूसरा मुख्य नहर कहलाता है। राज फीडर क्या होता है? हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावली तक 204 किलोमीटर, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में और 35 किलोमीटर राजस्थान में है। फीडर नहर है साथियों। फीडर का अर्थ होता है किसी नहर का ऐसा हिस्सा जहां से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें फीडर नहर की, तो साथियों फीडर नहर जो है ये इस टोटल 204 किलोमीटर है और राजस्थान में फीडर नहर की लंबाई 35 किलोमीटर है और पंजाब और हरियाणा में 169 किलोमीटर है। अगर हम मुख्य नहर की बात करें तो मुख्य नहर की जो कुल लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। फीडर सहित मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। राजस्थान में 480 किलोमीटर मुख्य नहर है और राजस्थान के बाहर मुख्य नहर 169 किलोमीटर है साथियों। तो देखो 445 तो मुख्य नहर है, 445 और 204 क्या है? फीडर नहर है 204। तो 5 4 9 4 4 2 6, इस प्रकार कुल लंबाई कितनी हो जाती है? फीडर नहर सहित इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई फीडर नहर सहित है 649 किलोमीटर। फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। राजस्थान में फीडर नहर कितनी है? 35 किलोमीटर है। और मुख्य नहर राजस्थान में कितनी है? मुख्य नहर की लंबाई तो 445 किलोमीटर है और मुख्य नहर राजस्थान में कितनी है? 480 किलोमीटर है। वितरिकाओं की लंबाई 9060 किलोमीटर है। वितरिकाओं का मतलब क्या होता है? इस गंग नहर से जो छोटी छोटी नहरें निकाली गई है जो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, वो नहरें होती है वितरिकाएं। साथियों वितरिकाओं नहर की लंबाई कितनी है? 9060 किलोमीटर है। इनसे लगभग 18.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। देखो कितनी बड़ी परियोजना है साथियों। अगर हम देखें, देखो मैं वापस आपको रिवीजन कराने वाला हूं। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मैं गंग नहर को आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो यहाँ देखिए गंग नहर कहाँ से बन रही है, ये थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आएगी। ये इधर आपके व्यास नदी और ये है आपके सतलज नदी। ये दोनों जो नदियों का संगम हो रहा है साथियों, ये है हरिके बैराज बांध। कौन सा बांध है? हरिके बैराज बांध। कहाँ पर है ये? पंजाब के फिरोजपुर में। अब यहाँ से सतलज नदी तो सीधे निकल गई और ये आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जिसमें यहाँ से लेकर के हरिके बैराज से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, ये आपके फीडर नहर है जिसकी लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में मात्र 35 किलोमीटर है। ये देखिए आपके जो गंग नहर है ये कहाँ पर आ रही है? ये आपके हनुमानगढ़, फिर श्री गंगानगर में आ रही है, फिर बीकानेर में जा रही है, बीकानेर से ये जैसलमेर में जा रही है साथियों, जैसलमेर में से ये बाड़मेर में जा रही है और बाड़मेर में अंत में ये समाप्त हो जाती है कहाँ पर? गडरा रोड। साथियों ये अंतिम स्थान है, इसको जीरो पॉइंट भी कहते हैं। अपन ने ऊपर इस चीज को पढ़ लिया है। इसमें कुछ लिफ्ट नहरें भी निकाली गई है। कौन कौन सी लिफ्ट नहरें निकाली गई है? तो इसकी शाखा भी है, लिफ्ट नहरें भी है। पहले लिफ्ट नहरों को देखते हैं। लिफ्ट नहरें क्यों बनाई गई है? क्योंकि
इधर ढलान इस तरफ है आपके राजस्थान की, रेगिस्तान की, तो पानी इधर जाता है। तो यहाँ पर ये ऊंची जगह है, इधर ऊंची जगह पर पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहरें निकाली गई है। देखो पहले लिफ्ट नहर है यहाँ पर चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, दूसरी लिफ्ट नहर है कंवर सेन लिफ्ट नहर, तीसरी लिफ्ट नहर है पन्नालाल लिफ्ट नहर, और चौथी है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, पांचवी यहाँ पर है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, छठी है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, और सातवीं है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो इस प्रकार ये कुछ लिफ्ट नहरें हैं जिनका हम वर्णन नीचे करने वाले हैं। यहाँ पर इसको मैंने आपको चित्रों के माध्यम से समझाया है। टोटल इसकी लंबाई है साथियों 649 किलोमीटर, ठीक है, और 204 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक फीडर नहर की लंबाई है, जो राजस्थान में 35 किलोमीटर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आगे, इस प्रकार से आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। ये राजस्थान रेगिस्तान के अंतर्गत ये इंदिरा गांधी नहर निकल रही है। आसपास देखो रेगिस्तान ही रेगिस्तान, और बीच में से ये नहर पानी निकल रहा है। कितना अच्छा लग रहा है साथियों, कितनी बड़ी परियोजना है, कितनी शानदार परियोजना है ये। देखो थार मरुस्थल का ढाल पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग में पानी लाने हेतु 8 लिफ्ट या उत्थापक नहरें बनाई गई है। तो 8 लिफ्ट या उत्थापक नहरें जो कि हम देखने वाले हैं साथियों। यहाँ पर देखो इन लिफ्ट नहरों का नाम पहले अलग था, वर्तमान में इनका नाम चेंज कर दिया है। जो गंदेली नोहर सालवा लिफ्ट नहर है, इसका वर्तमान में नाम चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर कर दिया है। इसकी दूसरी लिफ्ट नहर है बीकानेर लूणकरण सर लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान में नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर। इस प्रकार से आपको याद रखना है, नाम भी यूं भी पूछा जा सकता है कि बीकानेर लूणकरण सर लिफ्ट नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया, कंवर सेन लिफ्ट नहर कर दिया। तीसरी है गजनेर लिफ्ट नहर, जिसका नाम वर्तमान में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर कर दिया। चौथी है बांगड़सर लिफ्ट नहर, जिसका नाम वर्तमान में वीर तेजाजी लिफ्ट नहर कर दिया। पांचवी है कोलायत लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान में नाम है करणी सिंह लिफ्ट नहर। छठी है फलोदी लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान में नाम है गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। सातवीं है पोखरण लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान में नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। और आठवीं है जोधपुर लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान में नाम यहाँ पर मुझे नहीं मिला। आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो ये प्रमुख 8 लिफ्ट नहरें हैं साथियों। देखो अगर हम बात करें, देखो 12th की बुक में 8 ही लिफ्ट नहरें दिखाई यहाँ पर उन्होंने लिख रखी है। हालांकि 7 का मुझे नॉलेज था, बट मुझे 8 मिला, इसलिए मैं आपको 8 बता रहा हूँ। देखिएगा अगर हम बात करें दूसरे परियोजना की, तो दूसरी परियोजना है आपके चंबल परियोजना। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना को विशेष तौर पे आप वीडियो को 2 बार भी देख सकते हो। ज़्यादा स्पीड में वीडियो बढ़ा लीजिए, 2 गुना में कर लीजिए, 1.5 गुना में कर लीजिए। इससे आप कम टाइम में 30 मिनट का वीडियो होता है तो उसको 20 मिनट में आप देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो। साथियों लिख लिया करो इन चीज़ों को। इन नहर जो लिफ्ट नहर है, इनका बदला हुआ नाम आपको सभी जगह नहीं मिलेगा। देखो चंबल परियोजना दूसरा प्रकार हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं परियोजना का। तो चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। देखो आपके जो राजस्थान है साथियों, इससे ही बिल्कुल सटा हुआ है इधर आपके मध्य प्रदेश। क्या सटा हुआ है? इधर आपके मध्य प्रदेश सटा हुआ है साथियों। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोनों राज्यों की। कौन सी? चंबल परियोजना। इसमें दोनों राज्यों की हिस्सेदारी भी आधी आधी की भाई 50% आप यूज करो, 50% हम यूज करते हैं। दोनों ने मिलकर एक योजना बना दी। चंबल परियोजना का कार्य 1952-54 में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1952-54 में। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है, चंबल परियोजना का कार्य कब आरंभ हुआ? 1952-54 में। क्यों चंबल परियोजना का आरंभ क्यों हुआ? क्योंकि साथियों चंबल नदी में बहुत ज्यादा पानी आता था और ये इतना विकराल रूप धारण कर लेती थी चंबल नदी कि आसपास का जो क्षेत्र है उसको बहा कर ले जाती थी, वहां पर बाढ़ें आ जाती थी। तो उस पानी को नियंत्रित करने के लिए और उस पानी का समुचित उपयोग करने के लिए चंबल परियोजना का निर्माण किया गया। 1952-54 में इसका कार्य आरंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं जो कि हम देखने वाले हैं। कौन कौन से हैं? देखो डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंबल परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं, तो 4 बांध बनाए गए हैं। पहला देखेंगे गांधी सागर बांध। यह बांध 1960 में एमपी की बानपुरा तहसील में बनाया गया। यह बांध 84गढ़ से 8 किलोमीटर पहले एक घाटी में बनाया गया। देखो पहला बांध गांधी सागर बांध जो कि चंबल परियोजना का पहला बांध है साथियों। ये राजस्थान में नहीं है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? आपके एमपी में है। कब बनाया गया? 1960 में। कहाँ पर है? एमपी में, बानपुरा तहसील में है। इसमें से 2 नहरें निकाली गई, बाई नहर और दाई नहर। बाई नहर बूंदी तक जाकर मेज नदी में मिलती है और दाई नहर पार्वती नदी को पार कर एमपी में चली गई। तो एक तो आपके राजस्थान में मेज नदी में मिल रही है
बूंदी तक जाकर, और एक आपके जो दाई नहर है ये पार्वती नदी को पार करके एमपी में जा रही है। दूसरा जो बांध है साथियों राणा प्रताप सागर, यह बांध गांधी सागर से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चुलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया। पहला जो गांधी सागर बांध है ये आपके एमपी में है, दूसरा जो राणा प्रताप सागर बांध है ये आपके राजस्थान में है। राजस्थान में कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है साथियों, चुलिया जलप्रपात के पास में। कब बनाया गया है? 1970 में बनाया गया है। जबकि जो यहाँ पर आपके जो गांधी सागर बांध है ये कब बनाया गया था? 1960 में, मतलब इसके 10 साल बाद राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। साथियों तीसरा जो है ये है जवाहर सागर बांध, रावत भाटा से 38 किलोमीटर आगे कोटा के समीप बोरावास गांव में ये बांध बनाया गया है। यहाँ एक जल विद्युत शक्ति गृह भी बनाया गया है। मतलब 2 बांध तो आपके राजस्थान में अभी तक हमने देखे और एक बांध हमने देखा एमपी में है। 4 में से 3 पढ़ लिए, और चौथा और अंतिम बांध है वो है कोटा बैराज। यह कोटा शहर में बनाया गया, इसमें 2 नहरें निकाली गई। मतलब देखो पहला बांध एमपी में, दूसरा बांध कहाँ पर बनाया गया? राजस्थान में बनाया गया। तीसरा बांध भी कहाँ बनाया गया? राजस्थान में बनाया गया। दूसरा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में। तीसरा कहाँ है? कोटा जिले में। और चौथा भी आपके कोटा जिले में ही है साथियों। देखो कोटा जो बैराज है, कोटा बैराज है, इसमें से 2 नहरें निकाली गई। दाई नहर पार्वती व परवन नदी को पार करके एमपी में चली गई, और बाई नहर राजस्थान के कोटा बूंदी जिलों में सिंचाई व जलापूर्ति होती है। अब देखो 50-50 है ना, तो यहाँ पर जो कोटा बैराज है इसमें 2 नहरों में से एक नहर तो राजस्थान में उपयोग की जा रही है, और दूसरी नहर का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? एमपी में किया जा रहा है। जो दाई नहर है ये एमपी में जा रही है, और जो बाई नहर है इसका उपयोग राजस्थान के जिलों में किया जा रहा है साथियों। आगे हम बात करें, अब हम बात करने वाले हैं माही बजाज सागर परियोजना की। यह राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो देखो जो आपके ये राजस्थान है, इधर तो आपके एमपी है, और इधर वाला जो साइड है ये गुजरात है साथियों, ठीक है, इधर वाला साइड। तो इधर मतलब माही बजाज सागर फिर इधर ही बनी होगी, यहीं कहीं उदयपुर के आसपास, उदयपुर बांसवाड़ा की तरफ। तो साथियों यह राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। जबकि जो चंबल परियोजना वो किसकी है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। दक्षिणी राजस्थान की आदिवासी बहुल बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता की समृद्धि के लिए यह योजना बनाई गई है, ताकि जो आदिवासी बहुल जो इलाका है उनको जल की कोई कमी न आए। सन 1966 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा इसमें 45% है, और गुजरात का हिस्सा 55% है। किसमें? माही बजाज सागर परियोजना का जो पानी है उस पानी का 45% भाग राजस्थान के अधिकार में है, 55% भाग गुजरात के अधिकार में है। जबकि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था चंबल परियोजना, इसमें 50-50 था, 50% राजस्थान का, 50% मध्य प्रदेश का। इस परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बनाया गया। इसके अलावा यहाँ 2 नहरें, 2 विद्युत गृह, 2 लघु विद्युत गृह व कागदी पिकअप बांध बनाया गया। तो देखो आपको याद रखना है कि जो माही बजाज सागर परियोजना है इसके अंतर्गत जो माही बजाज सागर बांध है वो कहाँ बनाया गया? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में कहाँ पड़ता है? बोरखेड़ा गांव में ये माही बजाज सागर डैम बनाया गया है साथियों। तो इस प्रकार हमने ये सारी परियोजना वगैरह पढ़ी है। इसके लगभग 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कल सुबह 9 बजे देखने को मिल जाएंगे। तो कल सुबह 9 बजे देखना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।